देखिए, हर कुंडली के 3 एलिमेंट्स होते हैं। भाव यानी हाउसेस, राशि यानी साइन, ग्रह यानी प्लैनेट्स। देखिए, ये हाउसेस की संख्या 12 होती है और राशियों की भी संख्या 12 होती है। और आप जानते हैं कि ग्रहों की संख्या तो 9 होती ही है। एक बात और ध्यान रखिए, भाव यानी हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं, चाहे इसमें कोई भी नंबर लिखा हो। जबकि राशियां फिक्स नहीं होती, एक हाउस से दूसरे हाउस में अपना स्थान बदल सकती हैं। अब हाउसेस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हाउसेस जीवन के डिफरेंट एरियाज को दर्शाते हैं। आप इस इमेज को जानते ही हैं, इसमें 12 खाने होते हैं। हर खाना एक हाउस को दर्शाता है। देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये 5th 6th 7th 8th, ये 9th 10th 11th 12th हाउसेज हैं। अब देखिए, यदि ये फर्स्ट हाउस है तो ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, चाहे इसमें कोई भी नंबर लिखा हो। यदि ये सेकंड हाउस है तो ये हमेशा सेकंड हाउस ही रहेगा, चाहे इसमें कोई भी नंबर लिखा हो। बाकी सारे हाउसेस को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट हाउस को लग्न, असेंडेंट, प्रथम भाव, पहला घर, तनु भाव भी कहते हैं। यह सभी इनके सिनोनिम्स हैं, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सभी हाउसेस जीवन के डिफरेंट एरियाज को दर्शाते हैं। यदि आपको किसी के बॉडी टाइप, बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है तो आपको उस व्यक्ति के कुंडली का फर्स्ट हाउस यानी लग्न चेक करना होगा। यदि आपको धन की स्थिति को जानना है तो आपको द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस को चेक करना होगा। यदि आपको चेक करना है कि व्यक्ति के जीवन में कंफर्ट कितना होगा तो आपको चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस को चेक करना होगा। इसी प्रकार सभी भाव देखे जाते हैं। हाउसेस के बारे में हम आगे के वीडियोज़ में डिटेल में जानेंगे। अब हम राशियों के बारे में जानते हैं। राशियाँ जीवन के डिफरेंट एरियाज को दर्शाती हैं। अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, खट्टा फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा, ये सब यही डिसाइड करती हैं। अब जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं हमारे नए व्यूअर्स के लिए। ये हमारा सोलर सिस्टम है और हमारे सोलर सिस्टम से बहुत 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 दूर कुछ तारा समूह हैं जो साथ मिलकर एक विशिष्ट आकृतियाँ बनाते हैं। और ये आकृतियाँ कुछ और नहीं बल्कि राशियाँ हैं। देखिए, मेष से लेकर मीन तक 12 राशियाँ होती हैं और इन 12 राशियों का एक एक स्वामी ग्रह होता है, जैसे मेष का मंगल, वृष का शुक्र इत्यादि। अब राशियाँ और उनके स्वामी को याद करने का मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ। हमारे सोलर सिस्टम में यदि सभी ग्रहों को लाइन में रखा जाए और पृथ्वी और चंद्रमा को हटा दिया जाए तो सभी ग्रहों का यही सीक्वेंस है। अब देखिए, यह राशियां हैं। सुविधा के लिए इन्हें ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए, सूर्य इस पूरे सोलर सिस्टम का राजा है और सूर्य को ज्योतिष में राजा माना जाता है और राजा शेर होता है, तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। अब जहां राजा होगा वहीं आसपास रानी भी होगी, इसलिए सूर्य ने चंद्रमा को कर्क राशि अलॉट किया है। इसके बाद सीक्वेंस में बुध आता है और अब जहाँ राजा रानी होंगे वहाँ राजकुमार तो होगा ही, और बुध को ज्योतिष में राजकुमार माना जाता है। इसलिए सूर्य ने बुध को अपने पास का जगह कन्या राशि दे दिया। लेकिन बुध तो चालू है, क्योंकि बुध से बुद्धि देखी जाती है। वह दिन में आया सूर्य के पास और रात में गया चंद्रमा के पास कि मुझे अपने पास की जगह दे दो। इसलिए चंद्रमा ने उसे अपना पास का जगह मिथुन राशि दे दिया। राजकुमार का देखा देखी महल की स्त्रियों को भी जलन हुआ और उन्होंने दोनों के पास जाकर अपने लिए जगह मांगा। ज्योतिष में स्त्री को शुक्र से देखा जाता है। शुक्र ने सूर्य से तुला राशि का स्वामित्व ले लिया और चंद्रमा से वृष राशि का स्वामित्व ले लिया। और यही काम देखा देखी सेनापति मंगल ने भी किया। उसने वृश्चिक और मेष राशि को अपना अधिकार में ले लिया। यही काम मंत्री बृहस्पति ने भी किया। उसने धनु और मीन राशि को अपने अधिकार में ले लिया। और अंत में नौकर शनि को होश आया कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए उसने सबसे दूर वाला प्लॉट मकर और कुंभ को अपने अधिकार में ले लिया। अब देखिए, सारे ग्रह 2-2 राशियों की स्वामी हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा केवल एक ही राशि की स्वामी हैं। जाहिर सी बात है, कुंडली में 12 राशियां हैं और 9 ही ग्रह हैं, और जिसमें से 2 ग्रह राहु केतु है जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था।
इसलिए उन्हें राशि अलॉट नहीं की गई हैं। अब 12 राशियां हैं और केवल 7 ग्रह हैं, इसलिए राशियों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह सभी राशियां एक निश्चित क्रम में हैं, तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर आप हमेशा ध्यान में रखिए, यह आगे बहुत काम में आएगा। अब चलिए इन 12 हाउसेज में हम राशियों को भरते हैं। अब देखिए ये थोड़ा मैसी हो गया। अब जब इसमें ग्रह भरे जाएंगे तो यह और मैसी हो जाएगा, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमेशा फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा सेकंड हाउस है, ये हमेशा थर्ड हाउस है। ऐसे ही सभी हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे, तो इन्हें बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इन्हें अब गायब कर देते हैं। देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट हाउस में हमेशा मेष ही राशि रहे, कोई और भी राशि हो सकती है। ये राशियाँ हमेशा रोटेट करती रहती हैं। देखिए पुराने ज़माने में कोई सॉफ्टवेयर तो होता नहीं था, सारे कैलकुलेशन मैनुअली किए जाते थे। अब राशियों का नाम बार बार लिखना थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है। देखिए फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 3 है, तो हम फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखेंगे और बाकी सारे नंबर सीरियल वाइज लिखेंगे ऐसे। अब इन राशियों का रोटेशन चलता रहता है। अब थोड़ा ग्रह के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष में ग्रह उन सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं जो जीवन पर प्रभाव डालते हैं, मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। देखिए ग्रह बेसिकली भावों और राशियों के फल में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पृथ्वी से देखने पर सूर्य सीधा सिंह राशि की सीध में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समय सूर्य सिंह राशि से गुजर रहा है। अब थोड़ा नया एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पृथ्वी से देखने पर बुध सीधा तुला राशि की सीध में है, इसलिए बुध तुला राशि से गुजर रहा है। इसी प्रकार शनि धनु राशि में है। अब आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि कुंडली कुछ और नहीं बल्कि जिस मोमेंट पर व्यक्ति पैदा होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सभी ग्रह किस राशि में किस डिग्री पर है, कुंडली बस इसी का डायग्राम है। एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे के जन्म के समय सभी ग्रह किस राशि में थे, यह टेबल उनको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसमें सूर्य मेष राशि में है और मेष राशि 1 नंबर को दिखाती है, तो हम 1 नंबर वाले बॉक्स में सूर्य को प्लेस कर देंगे ऐसे। और चंद्रमा भी मेष राशि में है, तो हम चंद्रमा को भी इसी प्रकार प्लेस कर देंगे। अब क्योंकि मंगल सिंह राशि में है और सिंह राशि 5 नंबर को डिनोट करती है, इसलिए हम 5 नंबर वाले बॉक्स में मंगल को प्लेस कर देंगे। सभी ग्रहों को हम इसी प्रकार भर सकते हैं। अब हमारे सामने दिक्कत यह है कि हम कौन सी राशि को फर्स्ट हाउस में लिखें, इस राशि को या इस राशि को या इस राशि को या फिर इस राशि को, इसको हम किस आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। देखिए जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर पूर्व दिशा में जो राशि उदय होती है वही राशि को लग्न माना जाता है। इसे थोड़ा और करेक्ट करें तो बेसिकली पूर्वी क्षितिज यानी ईस्टर्न होराइजन पर जो राशि उदय होती है उसी को लग्न माना जाता है। इस केस में मिथुन राशि पूर्वी क्षितिज पर है, तो हम मिथुन राशि को लग्न के स्थान पर रख देंगे ऐसे। अब मिथुन राशि इस कुंडली के लिए लग्न हो गई। ऐसे ही जब आपसे कोई पूछे कि आपका लग्न क्या है, आपकी लग्न राशि क्या है, तो आपको अपना कुंडली खोलना है, अपना फर्स्ट हाउस लिखना है। आपके फर्स्ट हाउस में जो भी गिनती लिखी होगी वही राशि आपका लग्न होगा। और जब कोई आपसे पूछे कि आपकी चंद्र राशि क्या है, तो आपके चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही राशि आपका चंद्र राशि होगा। इस केस में चंद्रमा मेष राशि में है, अतः इस व्यक्ति का चंद्र राशि मेष होगा। अब चलिए थोड़ा चंद्र राशि और नाम राशि के बीच का फर्क जान लेते हैं। देखिए ये टेबल है और इस टेबल के द्वारा ही नाम राशि निकाला जाता है। सपोज करिए इस व्यक्ति का नाम नरेंद्र है। अब इस टेबल में आप न को ढूंढिए। देखिए इस टेबल में न तो नहीं है, परंतु न से मिलता हुआ जुलता हुआ शब्द ना है और ना शब्द वृश्चिक राशि की लाइन में आता है। अतः इस व्यक्ति का नाम राशि वृश्चिक है और चंद्र राशि मेष है। देखिए व्यक्ति के जीवन में दोनों राशियों का असर होता है। चंद्र राशि का असर 90% होता है, जबकि नाम राशि का असर मात्र 10% रहता है। लोग जब कुंडली मिलाते हैं तो यदि चंद्रमा की राशि से कुंडली नहीं मिलता है तो वह नाम राशि का प्रयोग करते हैं। यह बहुत गलत अप्रोच है। जब किसी व्यक्ति को अपना चंद्र राशि न पता हो तभी नाम राशि का प्रयोग करना चाहिए।
अब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में अंतर जान लेते हैं। अब यह जो कुंडली आप देख रहे हैं यह लग्न कुंडली है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस चंद्रमा को फर्स्ट हाउस में रोटेट कर देना है। यह हो गई चंद्र कुंडली, सिंपल। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउसेस हमेशा फिक्स रहती हैं और राशियाँ हमेशा मूवेबल रहती हैं, परंतु यह कॉन्सेप्ट उत्तर भारतीय कॉन्सेप्ट है। दक्षिण भारतीय कॉन्सेप्ट ठीक इसकी विपरीत होता है, यानी हाउसेस हमेशा चलते रहते हैं और राशियाँ हमेशा फिक्स रहती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट जानकर हम लोग क्या करेंगे। यकीन मानिए मैं भी यही सोचता था। जब मैंने साउथ इंडियन राइटर्स का बुक पढ़ा तो उसमें सारे एग्जाम्पल साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट में ही थे और मुझे बहुत दिक्कत हुआ। मैं ये नहीं चाहता कि ये दिक्कत आप लोगों के साथ भी हो। देखिए, साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट में भी 12 बॉक्सेस होते हैं और इसमें राशियाँ फिक्स होती हैं। इस बॉक्स में हमेशा मेष राशि होगी, इस बॉक्स में हमेशा वृष राशि होगी, इस बॉक्स में हमेशा मिथुन राशि होगी। ऐसे ही सभी राशियाँ फिक्स रहेंगी। अब यदि सभी राशियाँ फिक्स है तो इन्हें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम इन्हें गायब कर देंगे। अब सेम पर्सन का एग्जाम्पल हम साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे। देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों मेष राशि में हैं। मेष राशि इस बॉक्स में है तो हम दोनों को इस बॉक्स में लिख देंगे। अब मंगल सिंह राशि में है, सिंह राशि इस बॉक्स में है तो हम मंगल को इस बॉक्स में लिख देंगे। बाकी ग्रह भी इसी प्रकार भरे जाएंगे। अब देखिए, लग्न मिथुन राशि है, मिथुन राशि इस बॉक्स में है तो हम इस बॉक्स में लग्न को लिख देंगे। अब हम जानते हैं जहाँ लग्न होता है वहाँ फर्स्ट हाउस होता है, उससे दूसरी राशि सेकंड हाउस होती है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे ही सभी हाउसेस होते हैं। अब मान लीजिए लग्न यदि यहाँ होता तो ये फर्स्ट हाउस होता, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस और ऐसे ही सभी हाउसेस होते हैं। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे की वीडियोस में हम ज्योतिष के कुछ और प्रिंसिपल्स को एनिमेशन द्वारा देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए अब मिलते हैं किसी और एनिमेटेड वीडियोज़ में। जय श्री राम।